नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में मैं ऋषि मिश्रा आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के जो आईएसआईएस के रीसर्जेंस को दर्शाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे दुनिया का वो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा अस्थिर है, मैंने वाना इसका जिक्र पहले भी किया है, ये अमेरिका के पेंटागन के द्वारा डिसाइडेड एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो वाना के नाम से चलता है। ये वेस्ट एशिया को और नॉर्थ अफ्रीका को डील करता है। दुनिया में अगर आप सारी समस्याओं का जड़ देखेंगे ना तो 70% समस्याएं आपको यहीं पे मिलेंगी, चाहे वो सिविल वॉर के रूप में चल रही हो, चाहे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के रूप में चल रही हो, मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पे अगर नहीं आ पा रही है उसके क्या कारण है, बार बार मिलिट्री कू डिटेक्ट हो रहा है, चाहे वो एथनिक इश्यूज़ हों, ठीक है, और चाहे वो रिलीजियस इश्यूज़ हों जो कि हमें आईएसआईएस के नाम से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बोको हराम भी आपको यहाँ पे मिलेगा और ऐसे छोटे मोटे बहुत से गुट मिलेंगे। आप ये समझो कि यहाँ पे गली गली में एक छोटा छोटा ग्रुप आपको दिख जाएगा जो कि बेसिकली जिनके पास हथियार होंगे और वो किसी के लिए भी किसी की हत्या करना हो या एक्सटॉर्शन करना हो, इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से और इस पैंडमिक के एरा में पूरा का पूरा जो फेस चल रही है, दुनिया का भी ध्यान इस समय बीमारी से लड़ने में ज़्यादा है। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ को तो सब भूल चुके हैं, हालांकि ये इश्यूज़ उतने ही रेलिवेंट हैं आज भी, और पैंडमिक के बाद आपको फिर से इनकी चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। तो आईएसआईएस कैसे रिसर्जेंट हो रहा है दोबारा से, इसको हम देखेंगे। तो यूएन की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन का एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली इस बात से डील करता है कि विश्व में कहाँ कहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इंटरनेशनल आधार पे टेररिस्ट घोषित किया जाता है। बेसिकली इसमें अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, P5 का होता है। अच्छा, एक बार कोई P5 के सारे देशों के नाम लिख दे तो आप सबको फ़ायदा हो जाएगा। अभी देखिए, यूएन की जो रिपोर्ट आई है उसका कहना है कि 10,000 से ज़्यादा लड़ाके अभी भी मौजूद हैं, ठीक है, इराक और सीरिया में। ये दो इंपॉर्टेंट देश थे, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो आईएसआईएल हो या चाहे आईएस हो, तीनों नाम एक ही हैं। ये अलग अलग इनके सब सेक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि तीनों का मीनिंग एक ही है, इस्लामिक स्टेट। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इस्लामिक स्टेट बनाना जो मेडिवल एरा के हिसाब से चले, जिसमें एक खलीफा हो, जैसे जो ये बगदादी था, अबू बकर बगदादी, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया हुआ था, ठीक है। और वही काम जो रसब तैयब अर्दवान आज कर रहे हैं टर्की में। वो चाहते हैं कि टर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका पूरा का पूरा दबदबा वापस से हो जाए इस्लामिक वर्ल्ड में। हालांकि कैलिफेट की फिलॉसफी तो एकदम डिफरेंट है, वो बेसिकली एक रिलीजियस लीडर होता है और रसब तैयब अर्दवान तो एक चुने हुए राष्ट्रपति हैं। तो इस बार देखा गया है कि जो 2 साल पहले जब ये आईएसआईएस की पूरी हार हुई थी 2018 में, फाइनली ये डिफीट हो गया था। बगदादी के बारे में बहुत सी खबरें आई, कई बार कहा गया कि उसको मारा गया है, लेकिन फाइनली वो मर चुका है, ये बात कंफर्म है। अलग अलग अटैक से और अलग अलग रिपोर्ट से ये चीज़ साफ जाहिर हो चुकी है। तो इस्लामिक स्टेट के जो फाइटर्स हैं वो छोटे छोटे सेल्स में टूट करके, आप सबने स्लीपर सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो स्लीपर सेल्स के रूप में ये लोग काम करते हैं। देखिए होता क्या है, आपने इंसान को मार दिया, आपने लीडर को मार दिया, ठीक है, मान लीजिए लीडर के हज़ारों फॉलोअर्स थे, आपने उनको भी मार दिया, लेकिन हम उस आइडिया को कैसे मारोगे? उस आइडिया को आप कैसे मार सकते हो? उस आइडिया को आप ऐसे मार सकते हो कि यहाँ के लोगों के पास जॉब्स हों, यहाँ पावर्टी ना हो, यहाँ एजुकेशन हो, ठीक है, जो रिलीजियस डॉगमेटिज्म होता है, धर्मांधता जिसे आप कहते हो हिंदी में, तो यहाँ पे डॉगमेटिज्म ना हो। आदमी ये समझे कि धर्म का काम होता है इंसान के जीवन को ज़्यादा अच्छा करना, धर्म का काम ये नहीं होता है कि इंसान को किसी का कातिल बनाना। तो ये सारी जब वैल्यूज़ आएंगी तभी तो यहाँ पे विकास होगा और तभी तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तब ये जो वेरी आइडिया है ना कि हम ऐसा क्यों करें, हम लोगों को क्यों मारें, तो ये पूरा का पूरा जो आइडिया होगा ये अपने आप में किल हो जाएगा। जब आदमी के पेट भरा हुआ है, उसकी जेब में पैसा है, वो अपने फैमिली के साथ है, वो खुश है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, पीसफुल सोसाइटी में रह रहा है, तो उसको क्या दिक्कत होगी ऐसा करने की? तो आपको इस आइडिया को मारना पड़ेगा। जब तक ये आइडिया नहीं मरेगा, बहुत से नेता आएंगे, बहुत से फॉलोअर्स आएंगे। इसके बाद बहुत से अटैक्स हमें देखने को मिले हैं इंडिविजुअल ग्रुप के द्वारा। अब देखिए हुआ क्या कि इनका लीडर मारा गया, लेकिन अभी भी सेना के बहुत से लोग जो इनके फाइटर्स बने बैठे थे, ये कोई देखिए ट्रेंड आर्मी तो थी नहीं,
इसमें कुछ ट्रेंड थे और कुछ सेमी ट्रेंड थे और कुछ एकदम से बस जिन्होंने बंदूकें उठा ली थी और किसी को भी फायरिंग कर लेते थे। तो ट्रेंड आर्मी ये थी नहीं, बेसिकली एक मिलिट्री की तरह जो ट्रेनिंग होती है। तो इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग तौर पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके, जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला ए है, एक मोहल्ला बी है, एक सी है, ठीक है, ये 3 कॉलोनीज़ हैं सपोज कीजिए, और इन 3 कॉलोनीज़ में यहाँ पे एक ग्रुप चल रहा है जिसमें 3 या 4 लड़के हैं, यहाँ पे एक ग्रुप चल रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप चल रहा है। तो इन 3 लोकेलिटीज़ में जो बिजनेस चल रहे हैं वो बिजनेस इनको इनकी प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं, जिसे आप कह सकते हो एक्सटॉर्शन ये लोग कर रहे हैं। जब मन किया किसी को किडनैप कर रहे हैं, उससे पैसा लूट रहे हैं, जो अमीर आदमी है उसको लूट रहे हैं, कोई आदमी यहाँ से पास ऑन कर रहा है, कोई बिजनेसमैन पास ऑन कर रहा है तो उसके धन दौलत को लूट रहे हैं। तो ऐसा काम हो रहा है, तभी तो इनका काम चलेगा भाई। इतने साल तक ये बंदे केवल अगर गन चलाना जानते हैं तो ये इकट्ठे कोई दूसरा काम तो नहीं कर सकते। और वेस्टर्न नेशंस जो यहाँ पे आ गए हराने के लिए आईएसआईएस को, तो वो सिर्फ आईएसआईएस को हरा के यहाँ से चले गए। उनका काम क्या था? उनका काम था इसके लीडर को मार दो, बात खत्म। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि यहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, यहाँ पे लोगों के पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं है। उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको सोवियत वाले अपने वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी को हराने के लिए अमेरिका के पास देने के पैसे थे, लेकिन एक स्कूल या कॉलेज खुलवाने के लिए पैसे नहीं थे। आईएसआईएस इन अफ्रीका, अब आईएसआईएस की अफ्रीका में क्या एक्टिविटीज़ हैं? तो अभी तक ये माना जा रहा है कि लगभग 3,500 लड़ाके अफ्रीका में एक्टिव हैं, और यहाँ के छोटे छोटे प्रांतों में, जो रिमोट प्रांत हैं, जो मेन लैंड से बहुत दूर हैं, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में हैं, वहाँ पे एक्टिव हैं। ग्रेटर सहारा का क्षेत्र हो या बुर्किना फासो का क्षेत्र हो, माली हो, नाइजर हो, ठीक है। अफगानिस्तान में भी ये देखा गया है कि जो हाई प्रोफाइल अटैक हो रहे हैं लगातार, उसमें से कुछ तो वहाँ की राजधानी काबुल में भी हो रहे हैं, वो भी आईएसआईएस के द्वारा हो रहे हैं। और साउथ एशिया में लगातार आईएसआईएस अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता है। ये आप मैप देख सकते हो। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये माली है आपका, नॉर्थ अफ्रीका का माली। और माली में ही अभी क्या हुआ है कि जो मिलिट्री है उसने कू कर लिया है, और यहाँ का प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों को उन्होंने बंदी बना लिया है। अब अफ्रीका में कभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। आप सबने अरब स्प्रिंग के बारे में सुना है, ट्यूनीशिया से शुरुआत हुई थी, केवल ट्यूनीशिया में ये सफल हो पाया है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। ना लिबिया में डेमोक्रेसी आ पाई, ना इजिप्ट में कोई डेमोक्रेसी है। सूडान का भी बहुत बुरा हाल है, सूडान और साउथ सूडान की तो लगातार लड़ाई चल रही है। और अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एक डैम बनाने का काम किया जा रहा है, जिसे आप रेनेसे डैम कह सकते हो, रेनेसे डैम, तो इसको लेकर के भी अलग लड़ाई चल रही है। मोरक्को में अपनी लड़ाई चल रही है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अशांत है। मॉरिशेनिया हुआ, वेस्टर्न सहारा हुआ, और ये पूरे देश में सहारा डेजर्ट्स फैले हुए हैं, ठीक है। ये टोटल 11 देशों में फैला है सहारा डेजर्ट। इसके बाद यहाँ पे आप वेस्ट एशिया के देशों को तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। तो इसमें बेसिकली इराक वाला ये जो क्षेत्र है, इराक वाला ये क्षेत्र और सीरिया वाला क्षेत्र, यहाँ पे आईएसआईएस एक्टिव है। अब इस बहुत अच्छे ग्राफ में आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल कौन कौन सी आतंकी या मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप हैं जो अफ्रीका में एक्टिव हैं। जैसे ट्यूनीशिया के बारे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, शरिया ट्यूनीशिया करके एक ग्रुप है। लिबिया में देखिए अंसार अल सरिया और अंसार अल सरिया लिबिया, एक डेरना और एक बेंगाजी ये इंपॉर्टेंट है। इन पे देखिए, इजिप्ट में देखिए कौन सा ग्रुप है, सोमालिया में, केनिया में, और इन्होंने कौन कौन से अटैक किया ये भी दिखा हुआ है। नाइजीरिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है बोको हराम। बोको हराम की सीधी सीधी फिलॉसफी है कि ऐसा है, वेस्टर्न एजुकेशन नहीं होगी, कोई भी अगर तुम्हें अंग्रेज टाइप का आदमी दिखे जो अमेरिका या ब्रिटेन का है उसको सीधे उड़ा दो। इनका सिंपल है, वेस्टर्न एजुकेशन को ये कंडेम करते हैं, ठीक है। माली में, बुर्किना फासो में आपको दिख जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे इनकी फंडिंग कैसे होती है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो मैंने आपको बताया था, एक्सटॉर्शन मनी, किडनैपिंग, रॉबरीज, छोटी मोटी काउंटरफीट करेंसी चलाना, स्मगल करना। स्मगल में क्या क्या करते हैं? ऑयल करते हैं, वेपन्स करते हैं, एंटीक्विटीज़ करते हैं, और रैकेटियरिंग करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कुवैत और कतर, यहाँ से इनको बहुत फंडिंग मिलती है। अलग अलग ग्रुप्स हैं। देखिए ये देश भले ऑफिशियली ना सपोर्ट करते हो आतंकवाद को, लेकिन इनके देश में क्या है कि अब जितने भी ये ऑयल कंट्रीज़ हैं ना, जिनके पास तेल है,
इनके पास ऐसा तो है नहीं कि सारी सरकार के पास ही तेल है, इसमें हर आदमी के पास अपने तेल के कुएं हैं। बहुत बड़े बड़े शेख हैं जो वैसी फ़िलॉसफी को सपोर्ट करते हैं, जिनका मानना है कि हाँ सच में पूरी दुनिया पे वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है, इस्लामिक वर्ल्ड को वापस शरीयत की तरफ लौटना चाहिए, मेडिवल वर्ल्ड की तरफ लौटना चाहिए, जिसमें इस्लामिक वर्ल्ड जिसे आप कह सकते हो। मतलब यूरोप में जो रेनेसा का पूरा पीरियड चालू हुआ था, उसके पहले का पीरियड जिसे आप डार्क एज कहते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसे डार्क एज कहा जाता है, उस एज में इस्लामिक वर्ल्ड जो था वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था और बहुत तेजी से प्रॉस्पर कर रहा था। ठीक है, तो इस एज में लौटने की ये लोग बात करते हैं। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कौन सी है वाना में, ये हम देखते हैं। तो आईएस जो है वो भले अभी शहर के किसी भी बड़े हिस्से को नहीं कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन उसमें से निकले हुए कई फैक्शन है, जैसे अलकायदा है, अलकायदा ने भी सपोर्ट किया है इराक में। ये लगातार जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। इराक और सीरिया जो हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। क्यों वल्नरेबल हैं? क्योंकि देखिए सीरिया में 2011 से चल रही है लड़ाई, सिविल वॉर चल रही है, अभी तक बशर अल असद को कोई हटा नहीं पाया, रशिया और ईरान का सपोर्ट है। और इधर से सऊदीज़ जो हैं, अमेरिकाज जो है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे सुन्नी सरकार आ जाए, क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी है जनता की वो है सुन्नी। इराक में भी यही सेम चीज़ चल रही है। अब इराक क्यों पिसा हुआ है, मैंने आपको बताया था इराक में पूरा सद्दाम का किस्सा, कि कैसे एक सुन्नी राजा ने, मतलब सुन्नी नेता ने शिया बाहुल्य पॉपुलेशन पर राज किया। ठीक है, तो इराक में 2003 में जब से अमेरिका घुसा और उसने सद्दाम हुसैन को मारा, तब से ये दिक्कत चली जा रही है। इराक समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ईरान के साथ रहे कि वो यूएस के साथ रहे, और इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड हो गया है पूरी तरीके से। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के साथ इन्होंने सिविल वॉर तो जीत लिया है, लेकिन सीरिया आज एक डिवाइडेड कंट्री है। डिवाइडेड मतलब कहीं पे कुर्द ने कब्जा कर लिया, कहीं पे किसी ने कब्जा कर लिया, ऐसा है। जैसे कि आगे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है सीरिया की वो ज़्यादातर कंट्रोल कर रही है टेरिटरीज को, लेकिन एक कोalition है, एक गठबंधन है जिहादियों का और बगावत वालों का, ठीक है, जिन्होंने इदलिब प्रांत पे कब्जा करके रखा है, सीरिया का इदलिब प्रांत। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में देखोगे तो कुर्द, मैंने आपको बताया था कुर्द पॉपुलेशन कहाँ कहाँ फैली हुई है। 4 देश थे, 4 देशों के नाम कोई कमेंट थ्रेड में लिख के बता दें, एक बार सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो कुर्दों ने क्या किया है, अपनी ऑटोनॉमी को डिक्लेयर कर दिया है। कुर्द सिंगल लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है पूरी दुनिया के, जो 4 से 5 देशों में फैले हुए हैं, छोटी छोटी जनसंख्या में, लेकिन उनका कोई भी सेपरेट देश नहीं है। सीरिया और टर्की के बॉर्डर पे क्या हुआ आपको पता है, कुर्दिश फोर्सेस जो वहाँ पे थी, तो टर्की ने सीधे उन पे अटैक कर दिया। टर्की क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरता है और एक बफर बनाना चाहता है, ताकि कभी भी उसके यहाँ मौजूद टर्की के अंदर जो कुर्द रह रहे हैं वो कभी भी एक ऑटोनॉमी की डिमांड ना करें। इराक में बहुत महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कासिम सुलेमानी की मौत से ही चल रहे हैं। कासिम सुलेमानी जो कि बेसिकली इराक में ही मारा गया था, और ये ईरान का सेकंड सुप्रीम लीडर आप इसे कह सकते हो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा, ये पूरी तरीके से पिस गए हैं अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में। जो प्रो ईरान शिया मिलिशिया है, मतलब जो ईरान को अपना नेता मानती है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर पे अपना विश्वास दिखाती है, वो लगातार यूएस के जो आर्मी मौजूद है यहाँ पे, इराक में यूएस की बहुत बड़ी एम्बेसी है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत बड़ी एम्बेसी है। ठीक है, क्योंकि ईरान में यूएस की कोई भी एम्बेसी नहीं है। तो यहाँ इराक में यूएस की ट्रूप्स पे लगातार हमला करते हैं वो शिया मिलिशिया के लोग, जो कि तेहरान के प्रति वफादार हैं, और यहाँ पे हमेशा एक बैटल फील्ड बनी रहती है वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में। ठीक है, द स्टोरी इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंट इन अफ्रीका। अफ्रीका में भी हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। लीबिया में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 2 सरकारें चल रही हैं जो एक दूसरे से लगातार लड़ रही हैं। अभी वहाँ पे एक सीज़ फायर हुआ है। लिबिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब निकल करके माली में भी आ गया। माली में जैसा मैंने आपको कू डिटेक्ट के बारे में बताया, और बुर्किना फासो में भी आ गया, जहाँ पे जिहादिस्ट जो हैं वो लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। आईएस की जो जड़ें हैं, आईएस की जड़ें, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब अमेरिका ने 9/11 के अटैक के बाद इराक में इन्वेड किया था, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जवाब कोई बताएगा मुझे कमेंट थ्रेड में। तो अमेरिका ने जब इन्वेड किया था इराक में, वहाँ से ये समस्या चालू हुई। अभी तक एक सुन्नी ने शिया के ऊपर, शिया बाहुल्य जनता के ऊपर राज किया था इतने सालों से, कैसे भी किया था, लेकिन किया था। वहाँ पे तब तक कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं आया था जो लोगों की हत्याएं करता है, बीहेड करता है लोगों को, उनके वीडियोस बना करके डालता है। तो ऐसा कोई ग्रुप तो नहीं आया था ना सद्दाम हुसैन के रहते रहते, उसके जीते जी। लेकिन अब वहाँ पे सिविल वॉर हुई और फिर सीरिया में भी वो चीज़ फैल गई। इराक में तो कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई, और आज ये हाल है। रीजनल गवर्नमेंट हो चाहे इंटरनेशनल बैकर्स हों,
अब उनको इस बात को लेकर के बहुत सोचना विचारना पड़ेगा। यदि इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो हो सकता है जो जिहादिस्ट मानसिकता है वो फिर से जीत जाए। देखिए, आज आपने उनके नेता को मार दिया है, उनके फॉलोअर्स को मार दिया है, ठीक, समस्या भी है, लेकिन हो सकता है वो 5 से 10 साल में अपने आप को रिगेन कर लें। अगर उनके पास 10,000 लड़ाके हैं और उनके पास फंडिंग है तो उनको कौन सा बहुत टाइम लगने वाला है फिर से रिगेन करने का, जहां आपने इधर से अपनी ट्रूप्स हटाई। अब अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, लगातार अपनी ट्रूप्स को कम कर रहा है। अमेरिका देखिए अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को कम कर रहा है, तो अफगानिस्तान में तो तालिबान का राज आने ही वाला है, वहाँ की सरकार तो पूरी तरीके से जाने वाली है नेपथ्य में। तालिबान आएगा तो वो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देगा, वो ऐसे लड़ाकाओं को पनाह देगा। ओसामा बिन लादेन को आखिर पनाह देने वाला कौन है? तालिबान है, क्योंकि तालिबानियों के बारे में एक बात कही जाती है, ये पठानी होते हैं, पठान मूल के होते हैं और ये दोस्ती निभाने में बहुत आगे होते हैं। ये एक रियल बात है, मतलब इसको कोई अदर वे में लेने वाली बात नहीं है। इनका सिंपल सा फंडा होता है, ये पठानी जो भारत में भी कुछ पाए जाते हैं, अफगानी पठानी और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, तो इनमें ये चीज़ होती है कि ये दोस्ती ज़रूर निभाते हैं अपनी। अब अगर इनको कोई ये कह करके कि आप भी मुसलमान भाई हो, हम भी मुसलमान भाई हैं, हम लोग देखिए फिर से कैलिफेट का रूल ले आएंगे, या ऐसी चीज़ें कहेंगे तो इनको बरगलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है। पहले ऐसा हुआ है, तालिबान ने सौंपने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने इन्वेड किया, वरना अमेरिका इन्वेड नहीं कर रहा था। पहले तो वो कह रहा था कि हाँ आप हमें सौंप दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो बाद में अमेरिका को इन्वेड करना पड़ा। और ये हर देश का अधिकार है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर सकता है। अब अमेरिका तो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति है, तो उसने किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताइए, अपनी राय हमें देते रहिए। मैं और किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँ इसको भी सजेस्ट करते रहिए। आप ही लोगों के हिसाब से वीडियोस बनाए जाएंगे, जो भी आप सजेशन में दोगे, जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होगा, जो टॉपिक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं समझ में आएगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।